वहां से हम दोनों क्वार्टर के पिछवाड़े में आए। अमजद क्लैशनकोफ कंधे से लटका कर दीवार पर चढ़ गया और अपनी टांगें दीवार के दाएं बाएं लटका कर मजबूती से बैठ गया। उसके बैठते ही मैं दीवार के करीब हुआ। उसने थानेदार को दोनों बाजुओं से पकड़कर ऊपर खींचा। नीचे से उसे मैंने धकेला और थानेदार को हमने औंधे मुंह दीवार पर लेटा दिया। फिर मैं दीवार फलांग कर बाहर निकला और थानेदार को कांधे पर लाद कर चल पड़ा। थानेदार के क्वार्टर के नजदीक कोई मकान नहीं था। वैसे भी ये क्वार्टर तकरीबन थाने की हुदूद में ही आ रहा था। अलबत्ता उस क्वार्टर से 150-200 गज पीछे चंद मकानात बने हुए थे। हम दोनों उन मकानात को बाईपास करते हुए आगे बढ़ गए। 100-200 कदम चलने के बाद इस 2 मन की बोरी को अमजद ने संभाल लिया। अमजद का बाजू अब भी मुकम्मल ठीक नहीं हुआ था, लेकिन जिस तरीके से हम उसे उठा रहे थे, उसे उठाने में सारा वजन कंधों पर पड़ता था। उसे उठाकर चंद कदम चलते हुए अमजद बोला, जानू मियां, गलती हो गई है, किसी सवारी का बंदोबस्त करके आना था। मैंने तंजिया लहजे में कहा, बड़ी जल्दी ख्याल आया है। उसकी सांसें चढ़ गई थी। बोला, मुझे क्या पता था कि ये हड हराम इतना वजनी होगा। मैंने कहा, 2 मन की तो सिर्फ इसकी तोंद है, देखते नहीं कैसे उल्टी देग की तरह उठी हुई है। बोला, हाँ, औरत होती तो 15 महीने की हमल वाली लगती। उसकी बात सुनकर मैं हंस पड़ा। हम बारी बारी उसे उठाकर नाक की सीध में चलते हुए घंटे पौन घंटे बाद बरसाती नाले में पहुंच गए। एक कुदरती गहरे खड्डे के पास हमने उसे जमीन पर फेंक दिया। मैंने अमजद से कहा, इसके हाथ बांध दो, और उसने सर हिलाकर उसकी पैंट से बेल्ट निकाल कर उसके हाथ कमर के पीछे बांध दिए। अब इसे होश में लाना है। अमजद बोला, ये कौन सा मुश्किल है, ये लो। और उसने उसके चेहरे पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। चंद थप्पड़ों में ही उसने कराहते हुए आंखें खोल दी। कौन, क्या है? उसका लहजा उलझा हुआ था। एक नशा और दूसरा बेहोशी ने उसे कुछ सोचने समझने के काबिल नहीं छोड़ा था। अमजद उसे एक और जोरदार थप्पड़ से नवाजते हुए बोला, इंस्पेक्टर ताहिर, होश में आओ, तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया है। वो लड़खड़ाती जबान में मुस्तफसिर हुआ, तो तुम कौन हो कि क्यों मार रहे हो मुझे? इस दफा मेरे पांव की ठोकर पूरी कुव्वत से उसके माथे पर लगी और उसका सर बड़ी जोर से कच्ची जमीन से टकराया। मैंने कहा, थानेदार, मैं उमर जान हूँ, पहचाना? मेरे लहजे में कूट कूट कर वहशत भरी हुई थी। जोरदार चोट खाते ही उसका नशा हरन हो गया। मिस्टर उमर जान, तुम एक सरकारी अहलकार पर हाथ उठाने के मुर्तकिब हो रहे हो। मैं उसे एक और ठोकर रसीद करते हुए बोला, ये हाथ नहीं लात है। वो बोला, तुम अच्छा नहीं कर रहे। मैंने कहा, तुमने अच्छा किया था। वो बोला, वो मेरी मजबूरी थी। पुलिस हर मुल्जिम से इसी तरह तफ्तीश करती है। तुम्हारी जमानत होने के बाद तुझे कुछ कहा है तो बताओ। मैंने उसे एक और ठोकर रसीद की। बेगैरत इंसान, ये मुझे टॉर्चर करने का सिला नहीं है, ये मेरे घर वालों को जिंदा जलाने का बदला है। वो थूक निगलता हुआ बोला, मगर उन्हें मैंने तो नहीं जलाया। मैंने कहा, तेरे करम फरमा चौधरी अकबर का काम था, लेकिन तू उसके साथ शामिल था। याद कर, तूने और चौधरी ने ही शमशाद खातून को बुलाकर इस काम पर राजी किया था ना, ताकि मेरे घर वालों के खाने में बेहोशी की दवा मिलाए। इंस्पेक्टर बोला, वो झूठ बोलती है। इस मर्तबा अमजद का भरपूर मुक्का उसके जबड़े पर लगा। झूठ तू बोल रहा है। और वो हाय की आवाज के साथ एक मर्तबा फिर जमीन चाटने पर मजबूर हो गया। मैंने उसे लंबा लेटते देखकर उसके पहलू में ठोकर रसीद की, उठो, उठकर बैठो। मगर हाथ पीछे बंधे होने की वजह से उससे उठकर बैठा न गया। अमजद ने गिरबान से पकड़कर उसे बिठा दिया। वो खून थूक कर खौफजदा लहजे में बोला, उमर जान, मुझे पता नहीं था कि अकबर खान ऐसा काम करेगा। मैंने कहा, मगर जब उसने ऐसा काम कर दिया तो फिर तूने उसके खिलाफ कौन सा एक्शन लिया? वो बोला, मुझे माफ कर दो उमर जान, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। इस मर्तबा वो कोई दलील देने की बजाय गिड़गिड़ाया। मैंने कहा, ये बात तुझे नहीं छुड़ा सकती ताहिर खान। खुद तूने भी दूसरों के छोटे बच्चों पर रहम नहीं खाया। मैं अगर चाहूं भी तो तुझे माफ नहीं कर सकता। मेरे माँ बाप, बीवी, बच्चे, भाई, सब के सब चौधरी अकबर और तेरे जुल्म की नजर हो गए। गम और गुस्से की शिद्दत से मुझसे बोला न गया। तुम लोगों को नन्हे अदनान पर भी रहम न आया। गुड़िया सी फौजिया, सलमा और बदर को भी तुम लोगों ने न बख्शा। जालिम इंसान, तेरे मजालिम की फहरिस्त बहुत लंबी है। मैं भी बदले में तेरे बीवी बच्चों को आग में जला सकता था, ताकि तुझे पता चलता कि दुख क्या होता है। मगर अफसोस, मैं जुल्म नहीं कर सकता। वो बेकसूर हैं। अलबत्ता तुझे इबरतनाक अंजाम से दो चार कर सकता हूँ, और ऐसा जरूर करूंगा। वो बोला, मुझे माफ कर दे उमर जान, मुझसे खून बहा ले। वो मुसलसल गिड़गिड़ाने लगा, मगर उसकी डायलॉग बाजी पर कान धरे बगैर मैं अमजद से मुखातिब हुआ। अमजद, इसकी जेबों की तलाशी लो, अगर कोई शनाख्ती चीज मिले तो निकाल लो। अमजद ने उसकी तलाशी लेकर उसकी जेबें खाली कर दी, यहाँ तक कि उसकी घड़ी भी उतार ली। मैंने कहा, एक गोली दाएं और दूसरी बाएं घुटने में, और अगले लम्हे क्लैशनकोफ 2 मरतबा गरजी। थानेदार चीखते हुए अपनी जगह पर तड़पने लगा। इसे गड्ढे में धकेल दो। उसकी चीखों का मेरे ऊपर कोई असर नहीं हुआ था। उस वक्त
मेरी नजरों में अपने प्यारों की शक्लें घूम रही थी। अमजद ने उसे ठोकर लगा कर गड्ढे में धकेल दिया। अब इसे जिंदा दफनाना है। मेरे लहजे में वहशत कूट कूट कर भरी हुई थी। ताहिर खान चीखना भूल गया था, खुदा के लिए उमर जान रहम करो, उमर जान सिर्फ एक बार, माफ कर दो एक बार, मेरे बाप की तौबा, अगर तुम मुझे दोबारा गलत काम करते देखो। मैंने कहा ये मेरे बस से बाहर है ताहिर खान, माफी मांगनी है तो मेरे बाप से मांगो, अगर वो माफ कर दे तो मैं भी छोड़ दूंगा, क्योंकि उससे पूछे बगैर मैं कोई काम नहीं करता। बड़ों से तो पूछना चाहिए ना, मैं तो वैसे ही उससे बहुत डरता हूँ। हालांकि वो मुझे मारता नहीं है, ना ही डांटता है, फिर भी डरता हूँ। अब्बू जान को याद करके मेरे हलक में अजीब सी तलखी घुल गई और आंखों से पानी का सैलाब बहने लगा। अम्मी जान भी कहती हैं कि किसी से न लड़ूं झगड़ूं, और अगर कुछ कहता है तब भी खामोश रहूं, माफ करना सीखूं, मगर अब वो भी चुप है ताहिर खान। मुझे रोकने टोकने वाले सारे चले गए। अब मैं बेमुहार हो गया हूँ। अब कोई मरे कोई जिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अमजद ने मुझे बाजू से पकड़कर आहिस्ता से कहा, जानू बहुत हो चुका, आओ अपना काम करें। और मैं सर हिलाते हुए उसके साथ चल पड़ा। हमने गड्ढे के दाएं बाएं पड़े मिट्टी के ढेले, पत्थर और खुश्क मिट्टी से गड्ढे को भरना शुरू कर दिया। थानेदार कभी रोने लगता, कभी चीखने लगता और कभी गिड़गिड़ा कर माफी मांगने लगता, मगर उसके बाद हम खामोशी से अपने काम में मसरूफ रहे। जल्द ही वो मिट्टी और ढेलों के ढेर में छुप गया। उसका तड़पना मचलना बेकार गया। घंटे डेढ़ की मुशक्कत के बाद हमने वो गड्ढा बिल्कुल पाट दिया। इस दौरान उसके खून गिरने वाली जगह को भी हमने बूटों और नोकीले पत्थरों से खुरच कर साफ कर दिया था। रात का अंधेरा खत्म होकर सुबह की हल्की हल्की रोशनी में बदल गया था जब हम इस काम से फारिग हुए। गड्ढे के ऊपर और दाएं बाएं हमने खुश्क टहनियां इस अंदाज में बखेर दी थीं कि गौर करने से भी पता न चलता कि वहां पर कोई दफन है। वैसे भी वो आम रास्ते से हटकर जगह थी। काम खत्म करके हम बगैर आपस में कुछ बोले वापस चल पड़े और सूरज निकलते निकलते वापस घर पहुंच गए। सबसे पहले थानेदार का सामान बमा नकदी के मैंने लेटरिन के गड्ढे में फेंक दिया। चूंकि हमारे देहातों में पानी की निकासी का कोई खास इंतजाम नहीं होता, इसलिए हमारे इलाके में 4-5 फुट चौड़ा और 30-35 फुट गहरा खड्ड खोदकर उसे सीमेंट की एक सलीब रख कर ढांप देते हैं और इस सलीब में बतौर कमोड 5-6 इंच लंबा चौड़ा सुराख बना होता है और इसे हम बतौर टॉयलेट इस्तेमाल करते हैं। इस काम से फारिग होकर हम नहा कर दोनों सो गए। मेरी आंख 11 बजे के करीब खुली। अमजद अभी तक सोया हुआ था। मुंह हाथ धोकर मैंने नाश्ता तैयार किया। उस वक्त तक अमजद जाग गया था। 2 पराठे अंडों के ऑमलेट के साथ मैदे में उतारने के बाद हम मिल्क पैक से तैयार की हुई चाय से लुत्फानंदोज होने लगे। अमजद चाय की चुस्की लेते हुए बोला, आप क्या इरादा है मलिक साहब? मैंने कहा, मुंशी जी अब चलेंगे शहर और चचा फाजिल से मिलकर उसे तमाम तफसील बताकर मशवरा लेंगे। अमजद जल्दी से बोला, हाँ, इस बहाने मैं अपना बाजू भी डॉक्टर शहला को दिखा दूंगा। और मैं बेसाख्ता हंस पड़ा। चलो इसी तरह कर लेंगे, अब उठो ताकि चलें। सारी कहानी सुनकर चचा फाजिल ने मशवरा दिया, सबसे पहले तो तुम इस तरह करो कि कराची जाकर जमीला बेटी और असलम को वापस ले आओ। उसके बाद लाजमी बात है कि तुम दोनों को बनफ्से नफीस मीरान शाह जाकर चौधरी की तलाश का आगाज करना पड़ेगा। तुम्हें वहाँ कितना अरसा गुजारना पड़ेगा ये तुम्हारी अपनी स्वाबदीद पर मुनसिर है। मैंने कहा, बाजी वहीं ठीक है ना, अमजद के घर, वहाँ उनका इलाज भी तो हो रहा है। चचा फाजिल इनकार में सर हिलाते हुए बोला, नहीं, उसका इलाज यहाँ पर भी हो सकता है और अब मैंने भी तुम्हारे कराची से वापस आते ही अस्पताल से डिस्चार्ज होना है। मेरा बाकी इलाज घर पर ही होता रहेगा। डॉक्टर साहब भी मुझे यही मशवरा दे रहे हैं। इसके अलावा उधर किसी बंदे को जमीनों की देखभाल के लिए भी रहना पड़ेगा और ये काम असलम ही अच्छे तरीके से कर सकता है। मैंने कहा, ठीक है, कल सुबह हम कराची रवाना होंगे इंशाल्लाह। चचा और अमजद भी बैक जबान बोले, इंशाल्लाह। अमजद मुस्तफसिर हुआ, वैसे चचा आपने मीरान शाह देखा हुआ है? चचा का लहजा शफकत भरा था। बोले, बहुत अच्छी तरह पुत्र। मैंने पूछा, कैसा इलाका है, वहाँ के लोग कैसे हैं? मुझे तो बस इतना पता है कि बन्नू के साथ वाक़े है और पठानों का इलाका है, इसके अलावा मैं इसके मुताल्लिक कुछ नहीं जानता। चचा फाजिल हंसते हुए बोले, तो ये थोड़ा है क्या, बाकी मालूमात वहाँ जाकर हासिल कर लेना। मैंने कहा, फिर भी कुछ तो पता चले। वो बोले, मीरान शाह बन्नू से तकरीबन 65 से 70 किलोमीटर दूर मगरिब की समत शुमाली वजीरिस्तान में वाक़े है। इस इलाके में जिरगा सिस्टम राइज है। आपस के झगड़े और मुख्तलिफ किस्म के मसाइल में इलाके के सरकर्दा अफराद का जिरगा ही अदालत का काम करता है। हमारी जबान में इस इलाके को इलाका गैर कहते हैं। अगर आप उस रोड पर सफर करें तो बन्नू से करीबन 15 से 20 किलोमीटर के फासले पर बका खेल आता है और यहीं से इलाका गैर की हुदूद शुरू होकर अफगानिस्तान की सरहद तक चली जाती है। इन इलाकों में मसूद, वजीर वगैरह के कबाइल आबाद हैं। इलाके की ज्यादातर आबादी नाखानदा है। बस 1
दुक्का पढ़े लिखे नजर आते हैं। मजहबी तालीम के लिहाज से भी ये इलाका कोई खास हैसियत नहीं रखता। हर किस्म का नशा और असलहा इस इलाके में खुलेआम दस्तयाब होता है। असलहे के लिए भी किसी किस्म के लाइसेंस की जरूरत नहीं समझी जाती। तुम दोनों फौजी हो और शायद ये बात तुम्हारे लिए हैरानी का बायस हो कि उस इलाके में 12.7 mm, 40 mm यानी रॉकेट लॉन्चर और छोटी मार्टरें भी दस्तयाब हैं। इसके अलावा पर्दे का रिवाज, मेहमान नवाजी और नमाज की पाबंदी उस इलाके की अच्छी कदरें हैं। बाकी छोटी छोटी बातों पर कबाइल के कबाइल एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतर आते हैं और कई कई दिन तक उनके दरमियान फायरिंग का तबादला होता रहता है। इस इलाके में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला हथियार रूसी साख्त की बनी हुई राइफल AK-47 है, जिसे उर्फ़े आम में क्लैशनकोफ और मशीन गन कहा जाता है, जबकि फौज ने उसको SMG का नाम दिया हुआ है। इसके अलावा 8 mm, 7 mm, 12 बोर बंदूक, 30 बोर, 32 बोर पिस्तौल, रिवॉल्वर वगैरह भी आसानी से दस्तयाब हो जाते हैं। और तो और HE-36 तर्ज के हैंड ग्रेनेड भी मिल जाते हैं। चचा फाजिल चूंकि खुद आर्मी से हवालदार रिटायर हुआ था, इसलिए असलहे के बारे में उनकी मालूमात काफी वसी थी। इसके अलावा वजीरिस्तान में भी उनका कई मरतबा जाना हुआ था, इसलिए वो उस इलाके से भी गहरी वाकफियत रखते थे और उस वक्त वो बड़ी तफसील से उस इलाके के मुतालिक जरूरी मालूमात हमें मुहैया कर रहे थे। वो एक लम्हा सांस लेने के लिए रुके और फिर दोबारा गोया हुए। हुकूमत के साथ इन इलाकों का राब्ता बस पॉलिटिकल एजेंट की वसातत से है। इसके अलावा हुकूमत उनके किसी काम में दखल नहीं देती। अलबत्ता सड़क बनाने और बिजली की तरसील के लिए खंबे लगाने का काम हुकूमत की स्वाबदीद पर है। मैं आपको अपने एक दोस्त का एड्रेस दूंगा जो मीरान शाह में रहता है, शायद वो आप लोगों की कुछ मदद कर सके। अमजद तारीफी लहजे में बोला, आप तो उस इलाके के मुतालिक काफी वसी मालूमात रखते हैं चचा जान। वो बोले, हाँ पुत्र, काफी मरतबा उस इलाके में जाना हुआ है इसलिए। उसके बाद हम काफी देर तक इसी मौजू पर गुफ्तगू करते रहे, यहाँ तक कि शाम के साए गहरे होने लगे। उसी वक्त एक नर्स कमरे में आकर चचा जान को दवाई दे रही थी जब अमजद ने मेरे कान में सरगोशी की। जानू, मैं चलता हूँ, अब वो आ गई होगी, काफी दिन हो गए हैं उसे देखे हुए। मैंने उसे झिड़का तो रोका किसने है। उसने चचा जान से इजाजत ली और बाहर निकल गया, जबकि मैं वहीं बैठा रहा। चचा जान से अब्बू जान की हयात में भी हम तमाम भाई बहुत ज्यादा मानूस थे। अब तो वैसे भी उनके अलावा मेरा कोई नहीं बचा था जिसकी आगोश में मैं पनाह लेता। एक बहन थी, वो भी जहनी तौर पर ठीक नहीं थी। मैंने कहा, चचा जान, आप अस्पताल से डिस्चार्ज होने की बात कर रहे थे, लेकिन मैं इसके हक में नहीं हूँ। वो शफकत से मुस्कुराए, तू तो है ही पगला, मुझे यहाँ बिल्कुल आराम नहीं है। रहमान खेल की आबो हवा मेरे लिए तिर्याक का काम करेगी। देखना कितनी जल्दी मैं अपने पाँव पर खड़ा होता हूँ। यहाँ पर डॉक्टरों ने व्हील चेयर पर बिठा देना है, जिसे देखकर इंसान में वैसे ही दम नहीं रहता। मैं उनके घुटने से नीचे कटी हुई टांग देखकर कहने लगा, डॉक्टर क्या कहते हैं, मसनूई पाँव से बंदा आसानी से चल सकता है? वो बोले, ये तो जिस वक्त जख्म मुंदमिल होगा और डॉक्टर उसके साथ मसनूई टांग फिट करेंगे तभी पता चलेगा। फिलहाल तो डॉक्टर यही कहते हैं कि मैं आसानी से चल फिर सकूंगा। शुरू के दिनों में बैसाखी के सहारे और बाद में इंशाअल्लाह दोनों टांगों पर। मैंने भी दुआया अंदाज में कहा, इंशाअल्लाह। अगले दिन 9 बजे के करीब हम दोनों कराची के लिए रवाना हो गए। हमारा इरादा वहाँ 1-2 दिन गुजार कर वापस आने का था। रास्ते में हम बगैर किसी हादसे के कराची पहुँच गए। जाने से पहले बस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंशाअल्लाह आपसे अगली किस्त में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।